चलो भाई अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ओके, तो इसमें दिस चैप्टर इज डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू सेक्शंस। फर्स्ट वील डू सॉलिड्स, 2-3 लेक्चर सॉलिड्स पे लगेंगे, एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में लगेंगे थोड़े से ज्यादा अच्छे लेक्चर्स, ठीक है। तो खैर solids में we'll be talking about different properties of the solids, right? Which is like different types of solids, उनमें नई नई टर्म सीखने को मिलेंगी तुम लोगों को। तो फ्लूइड्स में हम वो करेंगे जैसे आर्किमिडीज बुयांसी हो गया, टोनिस प्रिंसिपल हो गया, फिर एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है दैट इज बर्नौलीज थ्योरम, राइट? ये सब चीजें हम फ्लूइड्स में करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम का नाम सुना है किसी ने? नो सर। ठीक है, ये जो बर्नौलीज थ्योरम है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स जिसको यूज करके हवाई जहाज जो है वो उड़ता है, ठीक है? एरोप्लेन्स they fly on the basis of, this is one of the important factors knowledge theorem। खैर, तो बहुत चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। let us start with the solids today। the different types of solids आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुने होंगे, that is like crystalline solids and दूसरा होता है amorphous solids। crystalline solids are those जिनका एक proper क्या होता है? Have you heard about crystalline solids? जिनका प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। जिनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, राइट अंशुल? जैसे प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब होता है जैसे प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस टर्म तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुन रखी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना? तो ये होता है यस सर। कोऑर्डिनेशन। जैसे NaCl है, NaCl नॉर्मल सॉल्युबल सॉल्ट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक एटम का, जैसे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6, राइट? ऐसे ही क्लोरीन का भी 6। दैट दोज सॉलिड्स जिसमें ऐसा एक प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर बनता है उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एंड जिनमें ऐसा नहीं होता, रैंडमली द मॉलिक्यूल्स या एटम्स आर प्लेस्ड, उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है जी, तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। In this, the molecules or atoms are arranged in a regular 3-dimensional pattern। 3-dimensional पैटर्न में अरेंज होते हैं, प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर बना होता है इसमें। जैसे एग्जांपल्स हो गई सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर एक्सेट्रा। दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। इसका उल्टा, इसमें कोई प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर नहीं होता या रैंडमली अरेंज्ड, जैसे ग्लास में होता है, रबर में, प्लास्टिक में, तो उनमें ऐसा कुछ प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर नहीं होता। In this, the molecules or atoms are not arranged in a regular 3-dimensional pattern। Examples: plastic,
रबर, ग्लास। अब जब सॉलिड्स की बात चली है तो इसमें इससे रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड्स की, जिनका नाम होता है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिक नेचर क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक नेचर या इलास्टिसिटी? जो भी चीज ऐसे फ्लेक्सिबल वगैरह हो, रबर जैसे, जो जैसे हम रबर। खींचे फिर दोबारा उसी शेप में वापस आ जाए। तुमने दो चीजें बोल दी इसमें, दो अलग अलग चीजें बोल दी। एक तूने पहले बोला जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, उसका मतलब होता है जो अगर खींचे तो खींच जाए। दूसरा तूने बोल दिया खींचना वापस आ जाए, वो अलग चीज है। ओके सर। तो व्हाट डू यू थिंक, पहली ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन? दूसरी। जो सर वापस आ जिसमें वो जाए, खींच के वापस आते हैं। जो वापस आ जाए। यस सर। यस। जो चीज, कोई चीज है, हम उस पर कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है ऐसी फोर्स जो उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करे। उसको, जैसे कोई इलास्टिक है, घर में इलास्टिक होता है, रबड़ होती है ना, उसको हम खींचने की कोशिश करते हैं तो खिंच जाती है, लेकिन जैसे ही मैं वो डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा, वो अपनी शेप को क्या कर लेगी? रीगेन कर लेगी। राइट, वो अपनी शेप को क्या कर लेगी? रीगेन कर लेगी। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप को रीगेन कर ले तो उसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। राइट, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी कि वो अपनी शेप को रीगेन कर ले जब हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दें। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ये बोले, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप को रीगेन ना करे, उसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, या उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। राइट, जैसे एग्जांपल होगी क्ले, गूंदा हुआ आटा, है ना? तो दीज आर प्लास्टिक इन नेचर। प्लास्टिक इन नेचर मतलब प्लास्टिसिटी इसमें डोमिनेट कर रही है। अगर हम क्ले को खींचते हैं तो वो वहीं रह जाती है, थोड़ी बहुत ही वापस आती है, बाकी वहीं रह जाती है। तो ये चीज क्या है? ये प्लास्टिक नेचर है। क्या नेचर है? प्लास्टिसिटी। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों किससे रिलेटेड है? अपनी शेप को रीगेन कर कैसे? रीगेन करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। दे आर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो पहला है इलास्टिसिटी। इट इज द property of a material body due to which it regains its original configuration when the deforming force is removed. दूसरी है प्लास्टिसिटी। It is the property of a material body
due to which it does not regain its original configuration when the deforming force is removed. ठीक है, चिपका लिया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What do you think? What is the cause of elasticity? सर एक्शन रिएक्शन, Action reaction. कौन सी? अच्छा नहीं एक्शन सर, ये तो मतलब स्प्रिंग एक- जैसे हो गया। स्प्रिंग जैसे हो गया, हाँ, मतलब क्यों क्यों एक बॉडी जो है वो अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रही है? वाई? सर शायद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। राइट, अंशुली बोली ना? यस सर। You are right, absolutely right. It is the intermolecular forces. Intermolecular forces are responsible. अरे भाई, जब जैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के लास्ट में हम डब्बा लटकाते हैं, डब्बा क्या करता है? उस स्ट्रिंग के लास्ट मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उस लास्ट मॉलिक्यूल के साथी पार्टिकलों ने उस लास्ट मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ रखा है। तो उन सब ने हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो उसको कहते हैं हम नहीं जाने देंगे। तो यही रीजन है। मैंने इलास्टिक को खींचा, मान लो जो घर में यूज होने वाला इलास्टिक है, उसको खींचा, वो वापस क्यों आ गया? क्योंकि उसके साथी पार्टिकल उसको वापस अपनी शेप में खींच लाए। सिंपल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस will be responsible for pulling those particles back to its equilibrium position. Yes or no? यस सर। ठीक है। Yes. The main cause, right? किधर गया मार्कर? Is the intermolecular forces between the neighboring molecules, between the neighboring molecules. ठीक है? That is when the deforming force is removed, these molecules bring back the body in the original
equilibrium position. ठीक है, फिर है perfectly elastic body. Perfectly elastic body. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नाम की वैसे कोई प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं होगी. परफेक्टली लिख दिया हमने, मतलब इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट. कोई भी चीज आइडियल इस दुनिया में नहीं होती, इस दुनिया में चीजें प्रैक्टिकल होती हैं. बट परफेक्टली फॉर डेफिनेशन, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होगी जो कि अपनी क्या होनी चाहिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. सर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अपनी शेप पूरी तरह से रीगेन कर ले. पूरी तरह से रीगेन कर ले, जिसमें थोड़ी सी भी डिफॉर्मेशन बाकी ना रह जाए. ठीक है, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. वो पूरी तरह से रीगेन कर ले. ठीक है, ऐसे ही इसका उल्टा होगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी होगी, कौन सी होनी चाहिए. जो बिल्कुल भी रीगेन ना करे. जो बिल्कुल भी रीगेन ना करे, बिल्कुल सही बात. ठीक है, तो दोनों ही तरह की बॉडीज जो है दे आर आइडियल कॉन्सेप्ट्स. परफेक्शन में कोई बॉडी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती होती. ठीक है जी, तो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि द बॉडी which completely regains its original configuration when deforming force is removed. इसकी एग्जांपल जो है इट इज मतलब परफेक्टली की नहीं है, मतलब इट इज वेरी क्लोज. क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल जो होता है दैट इज वेरी क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. और यहाँ पे ना जरा लिख लो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होती. लिख लो इधर, मतलब इज लाइक practically no body is perfectly elastic. ये एग्जांपल आपको याद रखनी है. It is highly elastic, that is very close to perfectly elastic body. फिर इसका उल्टा है, that is perfectly plastic. सही है, क्या होता है कोर्स? क्या सही है, एक होता क्या है कोर्स? क्रिस्टल है यार, कोड? क्रिस्टल है अच्छा, मटेरियल. पत्थर जैसे. हाँ, अच्छा ठीक. नाम तुम लोगों ने सुना होगा इसका पहले. हाँ जी. The body which does not regain its original configuration
even slightly when deforming force is removed. ये भी वही है कि practically no body is perfectly plastic. इसकी एग्जांपल वेट क्ले या फिर पैराफिन वैक्स are very close to perfectly plastic body. ठीक है, नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन थी सॉलिड्स की, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कर लिए। अब हम आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे समाप्त होती है।